नमस्कार, गुड मॉर्निंग। टाइम्स ऑन भारत देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में। मैं हूं श्वेता श्रीवास्तव। देश दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाने के लिए हम आ चुके हैं। मैं और श्वेता आपको देश दुनिया की कोने कोने की हर खबर आप तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। और एक बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बड़ी और दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां जो तस्वीरें आप देखेंगे तो आप भी अहमदाबाद में सड़क हादसे की तस्वीर वाकई दिल दहलाने वाली है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त अहमदाबाद से। तो इस्कॉन ब्रिज पर भयंकर हिट एंड रन हुआ है। सड़क हादसे को देख रहे लोगों को जगुआर ने रौंद दिया। हादसे में पुलिस कांस्टेबल समेत 9 लोगों की मौत हो गई है। ये बहुत बड़ी खबर और बड़ा सड़क हादसा हुआ अहमदाबाद में। जो लोग इस सड़क हादसे का शिकार बने वो बोटाद सुरेंद्र नगर के रहने वाले थे। बताया जा रहा है कि 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आ रही जगुआर कार ने सबको रौंद दिया। और ये तस्वीर वाकई दिल दहलाने वाली है। कैसे जगुआर की टक्कर से ये हाहाकार मचा, जरा इस तस्वीर को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। दिल दहलाने वाली ये तस्वीर है और इस तेज रफ्तार जगुआर ने लोगों को रौंद दिया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अहमदाबाद में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस्कॉन ब्रिज पर ये भयंकर हिट एंड रन हुआ है। तो अहमदाबाद से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह सुबह बहुत ही दुखद खबर, जहां पर दुर्घटना के बाद ब्रिज पर जाम भी लग गया था। 150 किलोमीटर की स्पीड से ये जगुआर कार आई। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पीड कितनी ज्यादा थी इस कार की। अगर उसने जो कार चला रहा था उसने कंट्रोल करने की कोशिश भी की होगी तो किस हद तक बैलेंस बिगड़ा होगा। ये पूरा मामला इस्कॉन ब्रिज पर जमा लोगों को रौंदने का है। जगुआर की टक्कर से पुलिस कांस्टेबल समेत ऐसे 9 लोग वहां पर मौजूद थे जिनकी मौत हो गई। और एनिमेशन के जरिए चलिए हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि पूरा हादसा हुआ कैसे है। और ये एनिमेशन की तस्वीर देखिए। इन लोगों को जो यहाँ सड़क किनारे खड़े थे, ये तेज रफ्तार जगुआर ने आकर रौंद दिया और उसके बाद वहां पर ये भयंकर तस्वीर सामने आई। हादसे में पुलिस कांस्टेबल समेत 9 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है, जबकि 10 लोगों के घायल होने की खबर है। ये इस्कॉन ब्रिज और एनिमेशन की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो आपको समझाने के लिए, ताकि आप समझ पाए कि कैसे तेज रफ्तार इस बड़े हादसे की वजह बना। वाकई ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली। अहमदाबाद में बहुत बड़ा सड़क हादसा हुआ है। इस्कॉन ब्रिज पर भयंकर हिट एंड रन। सड़क हादसे को देख रहे लोगों को जगुआर ने रौंद दिया। ये बड़ी तस्वीर और ये देखिए एनिमेशन, कैसे ये सामने से जगुआर तेजी के साथ आती है। पहले क्या हुआ था कि 2 गाड़ियां आपस में टकराई थी और सड़क किनारे खड़े लोग उन 2 गाड़ियों की टकरार को देख रहे थे, बैठकर वहीं पर खड़े थे। लेकिन तभी एक तेज रफ्तार जगुआर आई वहां पर और इन लोगों को रौंद दिया। सिद्धार्थ पांड्या हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सिद्धार्थ, जरा अपडेट दीजिए इस पूरी खबर पर। देखिए, अभी सबसे बड़ी अपडेट जो इस वक्त आ रही है वो यह आ रही है कि इस गाड़ी के अंदर जो युवक जो शख्स गाड़ी चला रहा था उसके साथ एक युवती भी थी जो वहां स्पॉट से गायब हो गई। अभी वहां पे वो है नहीं। जब हादसा हुआ उसके बाद वो तुरंत वहां से निकल गई। ये बात अभी सामने निकल करके आ रही है और उस शख्स को फिलहाल हॉस्पिटल में रेफर किया गया। हालांकि गाड़ी जैसे ही उसने 6 लोगों को रौंदा, 6 लोगों की वहां घटनास्थल पे मौत हो गई। अब सोचिए, रात को बारिश हो रही थी और बारिश के बीच में खून की नदियां वहां पे बह रही थी। सबसे पहले अगर हम आपको घटनाक्रम समझाने की कोशिश करूं तो वो कुछ इस तरह से हुआ कि लेट नाइट के अंदर एक डंपर और थार के बीच में एक्सीडेंट होता है। वो एक्सीडेंट जैसे ही होता है, उस एक्सीडेंट को देखने के लिए, उस एक्सीडेंट की सुध लेते हुए बहुत सारे लोग वहां पे पहुंच गए। उन लोगों को चिंता हुई कि आखिर यहां पे क्या हुआ, और उस एक्सीडेंट के अंदर भी कुछ लोग मरे थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पा रही कि उस एक्सीडेंट में कितने लोग मरे थे, पर कुछ ही मिनट हुए थे कि पीछे से बिल्कुल फर्राटे से दौड़ती हुई लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की ज्यादा से स्पीड से गाड़ी जगुआर वहां पे आती है और जगुआर वहां इन खड़े लोगों को रौंद कर आगे निकल जाती है। और रौंद कर खुद, अगर आप जगुआर की हालत भी देखें, वो गाड़ी इतनी मजबूत गाड़ी, वो पूरी तरह से आगे से नेस्तो नाबूद हो चुकी है। ये परिस्थिति का जब निर्माण हुआ, जब बैक टू बैक एक्सीडेंट हुए, बैक टू बैक हिट एंड रन हुआ, पीछे जब दूसरे जगुआर गाड़ी लगी, उसके बाद में वहां पे लाशें बिछ गईं। एसजी हाईवे इस्कॉन मंदिर वहां पे आया हुआ है और बहुत ही ज्यादा ये बिजी एरिया है। ये वही रोड है जो कनेक्ट करता है गांधीनगर को अहमदाबाद से। यानी यहां से अमूमन 22 से 23 किलोमीटर दूर, 25 किलोमीटर दूर गांधीनगर आ जाता है। यहां पर जब यह हादसा हुआ उस वक्त सभी लोग सन्न हो गए, कोई कुछ समझ पाता। चूंकि जब पहली घटना बनी थी, जब थार और डंपर का एक्सीडेंट हुआ था, तो लोगों ने यह सोचा कि बचाया जाए, वहां पहुंचा जाए। उस हादसे के
अंदर 2 पुलिस के जो होमगार्ड थे उनकी जाने गई, पर उसके बाद में जो लोग वहां पे पहुंचे बचाने के लिए, जो वहां पे रेस्क्यू कर रहे थे, उन्हें ही रौंद दिया गया इस जैगुआर द्वारा। अभी ये बताया जा रहा है कि ये कोई बहुत इन्फ्लुएंशियल कोई शख्स है, उसका यह पुत्र हो सकता है, जिसके साथ में शायद उसकी गर्लफ्रेंड रही हो या उसके साथ कोई उसकी सहकर्मी रही हो। इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, पर उसके साथ एक लड़की जरूर थी, ये बात सामने आई है। जिसने ये पूरा एक्सीडेंट किया, जिसने रौंदा जैगुआर वाला जो शख्स है, उसे फिलहाल सिम्स हॉस्पिटल के अंदर जो है बैजी हाईवे के पास। ठीक है, आपके जरिए और भी जानकारी आगे पहुंचाएंगे, और जो शख्स जगुआर चला रहा था उसकी हालत कैसी है इसके बारे में भी आपसे जानकारी हासिल करेंगे, और कौन था वो शख्स इसके बारे में और जानकारी जो आगे है वो मिल पाएगी, क्योंकि 9 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है और वाकई ये दिल दहलाने वाला हादसा है जिसने पूरे अहमदाबाद को झकझोर कर रख दिया है। और चलिए, आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है संसद में, और इसके बेहद हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, क्योंकि मणिपुर की जो खबर सामने आई वो हो गई। इसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर चुका है। आज से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। आसार हैं कि संसद का ये सत्र बेहद हंगामेदार हो सकता है। विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। विपक्षी दलों के नए गठबंधन इंडिया के नेताओं ने सरकार को घेरने की रणनीति तय करने के लिए आज सुबह पहली बैठक बुलाई है। वैसे मॉनसून सत्र की बात करें तो मॉनसून सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। सत्र में 31 नए विधेयक पेश किए जा सकते हैं। सत्र में दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें प्रस्तावित हैं। नए विधेयकों की सूची में दिल्ली से जुड़ा अध्यादेश भी है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र आमने सामने हैं, और अब पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर एक साथ दिखाई दे रहा है। वहीं एक अहम बात ये भी सामने आ रही है कि इसमें समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लेकर कोई भी जिक्र नहीं है। वैसे मॉनसून सत्र से पहले कल एक सर्वदलीय बैठक भी हुई थी। इसमें यूसीसी का मुद्दा भी उठा। विपक्ष इस पर चर्चा चाहता है। इसके साथ ही विपक्ष मणिपुर पर भी चर्चा चाहता है। संसद में मॉनसून सत्र धमाकेदार होने के आसार है, तो देश के कई हिस्सों में मॉनसून ने अभी भी तबाही मचा रखी है। जी हाँ, हर तरफ बाढ़ बारिश की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। जल जमाव की तस्वीरें सामने आ रही, क्योंकि जिस तरीके से बाढ़ बारिश आई है उसके बाद अभी भी कई ऐसी जगहें जहाँ पर पानी जमा है, निकल नहीं पा रहा। तस्वीरें आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। भरे मॉनसून जिस तरीके से हाहाकार मचा रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच बड़ी खबर ये कि रायगढ़ में एक गांव में लैंडस्लाइड हुआ है मॉनसून की वजह से, जिसमें 100 से 150 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। तो ये बड़ी खबर हम आपको रायगढ़ से बता रहे हैं, जहाँ पर 40 से 50 घर दबे होने की भी खबर है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ से, जहाँ पर बहुत बड़ा हादसा हुआ। लैंडस्लाइड की वजह से ये बड़ा हादसा हुआ, जहाँ पर गांव में कई लोगों के दबे होने की खबर है। 100 से 150 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका, और साथ ही 40 से 50 ऐसे घर हैं जो लैंडस्लाइड में दब चुके हैं। वहां पर क्या हालात, कितने भयानक हालात बने होंगे, लोगों पर किस तरीके से मुसीबत का पहाड़ ये टूट पड़ा, आप इस तस्वीर को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ से जो तस्वीर सामने आई है, ये बहुत बड़ा और बहुत दुखद हादसा, लैंडस्लाइड हुआ और उसके बाद 100 से 150 लोगों के मलबे में दबे होने की अभी भी आशंका है। हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ है। ऐसे में लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल पाना कितना अपने आप में चैलेंजिंग है। और इसके अलावा 40 से ऐसे 50 मकान हैं जो लैंडस्लाइड के नीचे दब चुके हैं। लोगों का सामान, उनका पूरा परिवार इस लैंडस्लाइड के नीचे, इस मलबे में दब चुका है। बहुत ज्यादा मुश्किल यहाँ पर हो रही है। हालांकि रेस्क्यू टीम वहां पर जुटी हुई है ताकि लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए। अगर वक्त बहुत ज्यादा हो गया तो लोगों को निकाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो हादसा हुआ, जो रायगढ़ की मैं आपको तस्वीर दिखा रहे थे, ये भी मानसून की वजह से हुआ, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से महाराष्ट्र में कई ऐसे जिले हैं जो बाढ़ और बारिश की वजह से तबाही झेलने को मजबूर हैं। और जो जल तांडव की तस्वीरें सामने आई हैं उसे आप भी देखेंगे तो डर जाएंगे। देखिए, पानी में जिंदगी से खिलवाड़ कितना खतरनाक हो सकता है उसकी गवाही दे रही हैं महाराष्ट्र के यवतमाल से आई ये तस्वीरें। रालेगांव इलाके में बाइक सवार ने लहरों को पार करने की गुस्ताखी की और अंजाम बेहद खौफनाक हुआ। बाइक समेत दोनों युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। पहले एक गया, फिर दूसरा भी उसी में बहता चला गया।
गनीमत रही कि कुछ मीटर आगे बाइक एक पेड़ में फंस गई और दोनों युवक भी किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब रहे। सबसे ज्यादा बुरे हाल महाराष्ट्र के रत्नागिरी के हैं, जहां बस्तियां पूरी तरह जलमग्न हैं। इलाके की नारंगी और जगबोड़ी नदी डेंजर जोन को पार कर चुकी हैं। इन नदियों के अलावा टेंशन बारिश की भी है। मौसम विभाग ने 4 दिनों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि एनडीआरएफ की टीम मोर्चे पर तैनात है। फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम भी बचाव अभियान में लगा दी गई है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ लोग रास्ता पार करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि खादी पट्टा की तरफ जाने वाली सभी सड़कें सैलाब में तरबतर हैं। 1 इंच भी ऐसी जगह नहीं बची जिसके सहारे आगे बढ़ा जा सके। कुछ लोग ऐसे हैं जो खेतों की मेड़ को जरिया बना रहे हैं, तो उधर मुंबई नासिक हाईवे पर कई घंटों लंबा जाम लगा रहा। 3 से 4 घंटे की तेज बरसात के चलते रफ्तार धीमी पड़ गई है। महाराष्ट्र भर में तेज बरसात के चलते कई जगहों पर जल स्तर जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है और इसी बीच में घंटों ट्रैफिक जैम में फंसे हुए लोग भी नजर आ रहे हैं। मुंबई नासिक एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जहां बड़ी गाड़ियों से लेकर छोटी गाड़ियां घंटों से ट्रैफिक में अटकी हैं। इनकी स्पीड में कोई तब्दीली देखने को नहीं मिल रही। जहां तक आपकी नजर पहुंचेगी, आप बस गाड़ियों को अटका हुआ और लोगों को बेसहाय पाएंगे। गुजरात की बात करें अगर, तो वहां पर भी महाराष्ट्र से हालात जुदा नहीं है। गुजरात में भी हर तरफ बाढ़ बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं महाराष्ट्र के भी कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं और हालात ऐसे हैं कि अगले 2 दिन भी बारिश से अभी राहत मिलने वाली नहीं है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में भी नॉनस्टॉप हो रही बारिश ने एक स्वास्थ्य केंद्र को भी लबालब कर दिया है। घुटनों तक भरे पानी से होते हुए कुछ लोग पहुंच रहे हैं, मगर टेंशन अपार है। 3 दिनों से हुई इस बारिश के बाद पानी सड़कों पर आ गया है। नदी किनारे बसे गांव को अलर्ट कर दिया गया है। जिला प्रशासन ने स्कूलों और कॉलेजों की छुट्टी कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। इस पुलिस स्टेशन का हाल देखिए। रायगढ़ का रसायनी पुलिस स्टेशन भारी बारिश के बाद डूबा डूबा सा नजर आ रहा है। न तो पुलिस वाले दिख रहे हैं और न ही फरियादी नजर आ रहे हैं। गांव में कितना पानी भरा हुआ है, क्या मुश्किलें हो गई? बहुत मुश्किलें हैं, दवा पानी की भी मुश्किलें हैं। वो अभी तक पहुंचे नहीं है। कल कोई किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा तो यहाँ से 2 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। भिवंडी के कल्याण बाईपास का हाल ऐसा है कि पूछो मत। घरों में पानी है, दुकानों में पानी है। तालाब की शक्ल में तब्दील हो चुकी सड़कों पर गाड़ियां चलते चलते बंद हो रही हैं। पूरे महाराष्ट्र भर में आईएमडी द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद न सिर्फ तेज बरसात बल्कि जल जमाव की स्थिति हर जगह देखने को मिल रही है। और कुछ इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल रही है जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं। भिवंडी के आगे ये कल्याण बाईपास आप देख पाएंगे कि गाड़ियां बंद हो चुकी है, चक्के जाम है, लोगों को गाड़ी चलाकर नहीं उन्हें घसीट कर लाना पड़ रहा है। उधर भिवंडी में मूसलाधार बारिश और बाढ़ के चलते 14 साल की एक बच्ची नदी में बह गई। मौसम विभाग ने भिवंडी और रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 24 घंटे भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो महाराष्ट्र की तस्वीर तो हमने आपको दिखाई, चलिए अब गुजरात में क्या हाल है वो भी दिखा देते हैं, क्योंकि गुजरात में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने ज्यादातर इलाकों को जलमग्न कर रखा है। जी हाँ, वो इलाके भी हम आपको बताएंगे। गुजरात में सबसे ज्यादा प्रभावित जो इलाके हैं वो है राजकोट, सूरत और गिर सोमनाथ। यही वो जिले हैं जहाँ पर भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तस्वीरें गुजरात के सोमनाथ की हैं। वेरावल इलाके में जबरदस्त बारिश हुई तो मोक्ष पीपला घाट जलमग्न हो गया। पानी ऐसे बहने लगा जैसे दरिया गुजर रहा हो। इतना पानी देखकर लोग पहुंचने की हिम्मत भी नहीं जुटा रहे हैं। गिर सोमनाथ के दर्जनों घरों की यही कहानी है। सामान खराब हो चुका है और पानी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कई जगहों पर पानी में सामान बहा जा रहा है। प्रशासन ने करीब 200 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। ये सोमनाथ हाईवे का हाल है। यहाँ सैलाब का इतना बसेरा है कि वाहनों के पहिए भी बंद करने पड़े। चारों तरफ पानी ही पानी है। लोग ये देखकर खौफ में हैं। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। जूनागढ़ में इतनी बारिश हुई कि एम्बुलेंस ही रोकनी पड़ गई। बहुत कोशिश की गई मगर पानी की तेज धार में 1 इंच भी नहीं हिलाया जा सका। इसके बाद लोग मदद के लिए पहुंचे, तब जाकर एम्बुलेंस आगे बढ़ सकी। इसके बाद ह्यूमन चेन बनाकर रास्ता पार कराया गया। लोग मजबूरी में इसी पानी से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। खेत खलिहान भी पानी पानी है। बांध से छोड़ा गया पानी मुसीबत को कई गुना बढ़ा रहा है। बीते 2 दिनों में 300 मिलीमीटर बारिश हुई तो कार के पहिए तक दिखना बंद हो गए। कई गाड़ियां इसी तरह बारिश के आगोश में हैं। ये बता पाना मुश्किल है कि सड़क किधर है। गुजरात में हालात ऐसे हैं कि सिर्फ लोकेशन चेंज हो रही है मगर बाढ़ के हालात नहीं बदल रहे हैं। डूबे हुए घर, जलमग्न सड़कें और बारिश की वजह से बेशुमार मुसीबत ही हर तरफ नजर आ रही है।
तो गुजरात में लगातार जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है उससे लोगों की, गुजरात वासियों की जो मुश्किलें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। कई सड़कें जो पूरी तरह जलमग्न है, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही है, कुछ गाड़ियों की सिर्फ छत ही नजर आ रही है। राज्य सरकार भी लगातार लोगों की मदद कर रही है, लेकिन कुदरत के आगे अभी इंसान वहां बेबस नजर आ रहा है। गुजरात के सौराष्ट्र का हाल देख लीजिए। यहाँ भी सैलाब ने सूरत बदल दी है। निचले इलाकों में इतना ज्यादा पानी भर गया कि एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा। सब बाढ़ की वजह से बंधक हो गए हैं। ये उस राजकोट की तस्वीर है जो पर्यटन से लेकर कारीगरी के लिए फेमस है, मगर इन दिनों यहाँ सब कुछ ठप हो गया है। कार, बस, टेम्पो सब डूब चुके हैं। लोग कमर तक भरे हुए पानी में चलने को मजबूर हैं। राजकोट के धोराजी में इतना पानी भरा है तो अंदाजा लगाइए बाकी इलाकों का क्या हाल होगा। अब तक 70 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हर चेहरे पर शिकन है। रोजमर्रा की चीजें नहीं मिलने पर मायूसी है। राजकोट के बीच से बहने वाली आजी नदी ने सब कुछ पानी पानी कर रखा है। बताया जा रहा है कि 8 घंटे में 11.5 इंच पानी मुसीबत बनकर बरसा। साउथ गुजरात के वलसाड़ में मानसून आफत बनकर टूटा है। यहाँ जितने भी अंडरपास हैं वो भारी बारिश के बाद लबालब हो गए हैं और नतीजा ये कि इन्हें बंद करना पड़ा। रिकॉर्ड 6 इंच हुई बारिश के बाद लोगों को समस्या से निजात मिलती नहीं दिख रही। राज्य में मंगलवार सुबह तक 345 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी। इसके बाद से लगातार ऐसा ही हाहाकारी रूप नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने गुजरात के सौराष्ट्र में येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 2 दिन दक्षिण गुजरात पर भारी हैं। तो मैदानी इलाकों की तस्वीर आगे भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहाड़ी इलाकों में भी हालात बद से बदतर हो चले हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो हाईवेज भी बंद हैं। जी हाँ, जान माल का भी भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी आई है उसके बाद देखने को मिला है। हालांकि जब पूरी तरह से ये पानी वहां से निकल जाएगा उसके बाद ही अंदाजा लगाया जाएगा कि किस हद तक का नुकसान हिमाचल प्रदेश को पहुंचा है। हिमाचल प्रदेश में आफत बरसी है। एक बार फिर बादल प्रलयकारी हो गया है। चंबा के सलोनी में बादल फटा तो मकान का मलबा भी नजर नहीं आया। तस्वीर बताने के लिए काफी है कि इस पानी के बहाव में अगर कोई आया तो सलामत नहीं रहेगा, क्योंकि सलोनी में जितने भी नाले हैं वो सब उफान पर हैं और रह रहकर हो रही बारिश हालात बेकाबू बना रही है। इस बादल फाड़ तबाही में घर तो गिरे ही, गाड़ियां भी जलमग्न हो गई। 2 कारें और 1 बाइक इस बहाव के साथ बहकर खाई की तरफ गिर गई। राहत की बात यह रही कि किसी तरह की जान का नुकसान नहीं हुआ। फ्लैश फ्लड की वजह से हिदायत दी गई है कि आने जाने वाले खतरे को ध्यान में रखें और स्थानीय लोगों को भी चौकन्ना रहने को कहा गया है। इसी महीने हिमाचल में कुल्लू में भी बादल फटा था, तब ऐसा ही मंजर नजर आया था। चंबा से करीब 350 किलोमीटर दूर शिमला की तस्वीर भी जुदा नहीं है। यहाँ भी बडोग इलाके में एक 3 मंजिला मकान धराशायी हो गया। जब कैमरे पर मकान जमींदोज हो रहा था तब इस खतरे को भांपते हुए लोग सुरक्षित निकल चुके थे। पहले बारिश और फिर लैंडस्लाइड के बाद शिमला पर नया डेंजर मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने 24 जुलाई तक इसी तरह हालात बिगाड़ने का अनुमान लगाया है। और पहाड़ों पर जिस तरीके से बेइंतहा बारिश हो रही है उस वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर भी काफी ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। कहीं से भी पत्थर और जो चट्टान है वो सड़क पर गिर रहे हैं, भारी जाम भी लग रहा है। अगर आप जम्मू कश्मीर की हालात देखेंगे तो आप भी समझ पाएंगे कि बारिश ने वहां कैसे हाहाकार मचा रखा है। और अगर आप माता वैष्णो देवी के दर्शन करने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपको जरूर देख लेनी चाहिए। अगर आप वैष्णो मैया के दर्शन करने कटरा जाने वाले हैं या सोच रहे हैं तो इस तस्वीर को देख लीजिए। पहाड़ों पर बारिश और बाढ़ ने कटरा में हाहाकार मचा रखा है। सैलाब का शोर सुनिए और रफ्तार देखिए। मां वैष्णो देवी के दरबार से समंदर सा उमड़ पड़ा है। इतना बेहिसाब पानी आया कि ट्रैक को बंद करना पड़ा। जो श्रद्धालु रास्ते पर थे वो वहीं सहम गए। ये भवन जाने वाला वो रास्ता है जो पुराने ट्रैक से थोड़ा छोटा है, इसलिए कई श्रद्धालु इसका इस्तेमाल करते हैं। मगर अब ना तो पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक पर जगह बची और ना ही बैटरी रिक्शा के लिए सैलाब ने रास्ता छोड़ा। नतीजा ये हुआ कि मंगलवार शाम से ही अगले आदेश के लिए नए ट्रैक को बंद करना पड़ा।
श्राइन बोर्ड और प्रशासन की टीम फौरन मुस्तैद हो गई। डर इस बात का था कि कहीं लैंडस्लाइड न हो जाए, लिहाजा हर मुमकिन इंतजाम किए गए। कटरा ने पिछले 43 साल में इतनी बारिश नहीं देखी थी। 24 घंटे के भीतर 315.4 मिलीमीटर रिकॉर्ड तोड़ आफत बरसी तो पहाड़ों से आए पानी ने नए ट्रैक को बाधित कर दिया। हेलीकॉप्टर सेवा भी सस्पेंड कर दी गई है। इसीलिए नए ट्रैक को बहाल करने की युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। मलबे और पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया गया है। प्रशासन चाहता है कि मौसम मेहरबान रहे और मैया का दरबार गुलजार रहे, इसलिए हर मुमकिन तरीके अपनाए जा रहे हैं। तब तक मैया के दरबार तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर पुराने ट्रैक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बात करते हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां बेहद दर्दनाक हादसा हुआ है। जहां पर नमामि गंगे साइट पर जो प्रोजेक्ट वहां पर चल रहा था, उस साइट पर करंट लगने से 16 लोगों की मौत हो गई। वजह क्या रही, कैसे ये हादसा हुआ, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में है। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब अचानक से करंट फैला और देखते ही देखते कई लोगों की जान चली गई। चमोली जिले में नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर करंट लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो चुकी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि करंट की वजह से आग की लपटें जैसी उठी, लोग भागने लगे। इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर डिजिटल इंक्वायरी सेटअप कर दी है अपर जिलाधिकारी अभिषेक त्रिपाठी जी के अध्यक्षता। और इस डिजिटल इंक्वायरी का उद्देश्य यही होगा कि इस घटना के कारणों का विवेचना करना और साथ ही जो संबंधित दोषी हैं उनका उत्तरदायित्व भी निर्धारित करना। और जल्दी से 1 हफ्ते का उसमें टाइम दिया और उस रिपोर्ट के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। हादसे में कई लोग झुलस गए हैं, जिनकी हालत गंभीर है। उन्हें एम्स ऋषिकेश में भर्ती कराया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एम्स जाकर घायलों से मुलाकात की। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए की राहत राशि देने का ऐलान किया है। घटना पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी शोक जताया है और मुआवजे का ऐलान किया है। जहां पर एक होटल में तोड़फोड़ और मारपीट का मामला सामने आया है और राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के भतीजे के खिलाफ इस मामले को लेकर केस भी दर्ज कर लिया गया है। हालांकि मारपीट का ये वीडियो सामने आने के बाद इस पूरे मामले पर सियासत भी हो रही है। बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर गहलोत सरकार पर कई सवाल खड़े कर रही है। आप भी देखिए। राजस्थान सरकार में मंत्री प्रताप खाचरियावास के भतीजे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जयपुर के होटल में तोड़फोड़ के मामले में हर्षदीप सिंह खाचरियावास के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि होटल के अंदर कुछ लोग हंगामा और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। मंगलवार देर रात करीब 10:30 बजे हर्षदीप सिंह खाचरियावास कुछ दोस्तों के साथ होटल में आया। इस दौरान हर्षदीप और उसके साथियों के होटल के एक गेस्ट के साथ कुछ कहासुनी हो गई। इसके बाद गेस्ट अपने रूम में चला गया। हर्षदीप ने होटल स्टाफ से गेस्ट का रूम नंबर मांगा। होटल स्टाफ ने गेस्ट की प्राइवेसी को देखते हुए जानकारी नहीं दी। इसके बाद हर्षदीप ने होटल में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। होटल स्टाफ ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दे दी। सत्ता के मद में चूर होकर मंत्री नहीं, मंत्री के परिवार के सदस्य भी इसी तरीके का बर्ताव करें तो वो शोभनीय नहीं है। और मेरे ख्याल से चंद महीनों की बात है, उसके बाद में सत्ता का मद सारे के सारा उतर जाएगा। मैं समझता हूँ कि कानून सबके लिए समान है, कार्रवाई होनी। वहीं इस मामले में जब राजस्थान सरकार में मंत्री शकुंतला रावत से बात की गई तो उन्होंने कहा कि इस तरह के किसी मामले की उन्हें जानकारी नहीं है। कांग्रेस के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, उनके भतीजे ने तोड़फोड़ की है कल होटल। मेरे को पता नहीं इस तरीके का कैसा क्या किया है। अब देखना होगा कि एफआईआर दर्ज होने के बाद मंत्री के आरोपी भतीजे पर क्या कार्रवाई होती है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोड़ी, ये कहावत आपने बहुत बार सुनी होगी और कुछ ऐसा ही मामला नोएडा से सामने भी आया है। जहां कार चालक ने पहले दूसरी कार को टक्कर मारी और उसके बाद जब विरोध किया गया तो उसी कार चालक को अपने बोनट पर बिठाकर काफी दूर तक घसीटता हुआ ले गया। पूरी खबर क्या थी आप देखिए इस रिपोर्ट में। नोएडा से सामने आया ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोप है कि ब्रेजा सवार युवक ने पहले पीछे से वैगनआर कार में टक्कर मारी और फिर विरोध करने पर युवक को कार की बोनट पर करीब 300 मीटर तक घसीटता चला गया। आसपास खड़े लोगों ने पूरे मामले को मोबाइल में शूट कर लिया।
बताया जा रहा है कि गढ़ी चौखंडी के पास सड़क हादसे के बाद जब कार चालक को रोकने की कोशिश की गई तो उसने गाड़ी रोकने की बजाय वैगनार गाड़ी के चालक से बहस करनी शुरू कर दी और गाड़ी आगे ले जाने लगा। आरोपी चालक को रोकने के लिए वैगनार गाड़ी का चालक सामने आ गया। बावजूद इसके ब्रेजा के चालक ने गाड़ी आगे बढ़ानी शुरू कर दी। युवक खुद को बचाने के लिए बोनट पर लटक गया। बावजूद इसके कार चालक ने कार नहीं रोकी। वीडियो कोतवाली फेज 3 स्थित गढ़ी चौखंडी के पास का बताया जा रहा है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि कार चालक की तलाश की जा रही है। जल्द ही उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो नोएडा के इस ड्राइवर की हालत तो आपने देखी। चलिए आगे बढ़ते हुए आपको सूरत का एक वीडियो। कहां पर आफत बरस रही। गुजरात में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बीच गुजरात के भावनगर शहर में बिजली गिरने का एक लाइव वीडियो सामने आया है, जो कि लोगों को काफी डरा रहा है। महाराष्ट्र में बाढ़ से हालात बेहद खराब हो गए हैं। राज्य के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे के उल्लासनगर में बाढ़ की स्थिति बन गई है, जिसके चलते उल्लासनगर का रायाटी पुल डूब गया है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि रास्ता ठप है। इलाके में बिजली कई घंटों से गुल है, जिसके बाद स्थानीय लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी देखो, हर साल जैसा जैसा बारिश बढ़ जाती है, थोड़ी बढ़ती है तो यहाँ पर पानी जमा हो जाता है। हर बार हमको बहुत तकलीफ है यहाँ। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी उफान पर है। इसके बावजूद लोग खतरा मोल ले रहे हैं। कुछ लोग जान जोखिम में डालकर नदी में कूद गए। आसपास मौजूद लोगों ने इन्हें रोकने की भी कोशिश की, पर ये किसी के सुनने को तैयार नहीं हुए। तब इन लोगों ने युवकों का वीडियो बनाकर पुलिस से शिकायत कर दी। पुलिस ने इन पर जल्द कार्रवाई करने का फैसला लिया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी हैं। धारचूला इलाके के नचेती नाले में बादल फटने से पुल बह गया। देर रात बादल फटने से गुंजी और कालापानी को जोड़ने वाला पुल टूट गया है। साथ ही सड़क भी बह गई है। बीआरओ को जल्द पुल निर्माण करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बादल फटने के बाद पुल टूटने से सेना के जवानों के साथ स्थानीय ग्रामीणों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। राज्य के उत्तरकाशी में लोग जान जोखिम में डालने को मजबूर हो गए हैं। उफनती नदी में ट्रॉली से लोग सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। बारिश के कारण खराब हुआ पैदल रास्ता वीडियो में देखा जा सकता है। लोग किस तरह से जान पर खेलकर नदी पार कर रहे हैं। और इसके अलावा देश की कौन सी बड़ी खबरें जिस पर दिन भर हमारी नजर रहने वाली है, दिखाते हैं आपको 2 मिनट के सेगमेंट में। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को एशियन गेम्स ट्रायल से छूट का मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया है। हरियाणा के पहलवान अंतिम पंघाल और संजीत कलकल ने विनेश बजरंग को डायरेक्ट एंट्री के भारतीय ओलंपिक संघ के एडहॉक कमेटी के फैसले को चैलेंज किया है। उन्होंने खिलाड़ियों के निष्पक्ष ट्रायल की मांग की है। दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुबह 10:30 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। पूरे देश में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य चर्चा का विषय बने हुए हैं। वहीं छतरपुर जिले की प्रियंका अपने दिव्यांग पति अंशुल गौड़ को गोद में उठाकर सरकारी चौखट पर मदद की गुहार लगा रही है। प्रियंका की शादी साल 2017 में अंशुल गौड़ से हुई थी, जो 22 फरवरी 2019 को सड़क हादसे में घायल हो गए थे। तभी से पत्नी अपने बीमार दिव्यांग पति को लेकर आर्थिक मदद की मांग कर रही है। यूपी के रामपुर में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के शाहबाद इलाके में ईंट भट्टे के गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। बताया गया कि सभी बच्चे मवेशी को चराने गए थे। अचानक पानी में नहाने के लिए उतरे थे। नहाने के दौरान भट्टे के लिए खोदे गए 15 फीट गड्ढे में फंस गए और डूबकर मौत हो गई। हादसे को लेकर इलाके में गम का माहौल है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में लखनऊ अयोध्या नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। यहाँ एक तेज रफ्तार रोडवेज बस ने ऑटो रिक्शा सवार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ऑटो रिक्शा पर सवार 9 लोगों में से एक की मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने 8 अन्य लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। अलीगढ़ के गभाना थाना क्षेत्र में एक बंद पड़ी फिल्टर करने वाली फैक्ट्री में अचानक क्लोरीन गैस का रिसाव शुरू हो गया। क्लोरीन गैस का रिसाव इतना तेज था कि पूरे गांव में लोगों को घुटन महसूस होने लगी, जिसके बाद गांव में अफरा तफरी मच गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस प्रशासन और दमकल की टीमें मौके पर पहुंच गई। दमकल कर्मियों ने अंदर जाकर गैस के रिसाव को काबू करने की कोशिश की, लेकिन क्लोरीन के तेज रिसाव के कारण पुलिस और दमकल कर्मी भी बेहोश हो गए। तो
तो 2 मिनट में देश की बड़ी खबरें हमने आपको। साधु को गिरफ्तार किया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि मुस्लिम साधु कैसे हो सकता है, तो पूरा मामला आप ही देखिए इस रिपोर्ट। मेरठ पुलिस ने एक मुस्लिम शख्स को गिरफ्तार किया है जो कि कई महीने से साधु बनकर मंदिर में रह रहा था। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक इस शख्स का नाम गुल्लू खान है। उत्तर थाना दौराला पुलिस के द्वारा उक्त व्यक्ति गुल्लू से जाकर पूछताछ की गई और उसके विषय में जानकारी करने पर पाया गया कि उसका पूरा नाम गुल्लू खान पुत्र इस्माइल खान है, जो मूल रूप से मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और यहाँ आने से पहले वह पानीपत में रह रहा था। घटना मेरठ के मटौर गांव से सामने आई है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक मुस्लिम युवक साधु बनकर शिव मंदिर में रह रहा है। लोग इसे साधु मानकर इसके पैर छूते और दान में पैसे भी देते थे। ये शख्स बाकायदा मंदिर में साफ सफाई करता और लोगों को आशीर्वाद देता था। लोगों को जब इसकी हरकतें संदिग्ध लगी तो पुलिस को सूचित किया गया, जिसके बाद पूरे मामले की पोल खुल गई। इससे पूछताछ में बताया गया है कि यहाँ पे इसके पास और कोई ठिकाना नहीं था, तो यहाँ पर वेश बदलकर अपने आप को खाली गुल्लू नाम बताकर यहाँ पे साधु के वेश में रहकर मंदिर में सेवा कर रहा था। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये शख्स आखिर किस मकसद से मंदिर में रह रहा था। और चलिए बुलेटिन में बात करते हैं एक और अहम खबर की, जिसमें सीमा हैदर से लगातार एटीएस की टीम पूछताछ कर रही है। आज चौथा दिन है और आज भी सीमा हैदर से और सचिन से पूछताछ की जाएगी। इस बीच नेपाल के उस होटल की तस्वीरें भी सामने आई है जहां सीमा और सचिन मिलते थे। सीमा हैदर और सचिन की कहानी छाई हुई है। सीमा के बारे में कई तरह की बातें हो रही हैं, उसे जासूस भी बताया जा रहा है। इस बारे में हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक चर्चा है। सीमा के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं और अब नेपाल के उस होटल की तस्वीरें भी सामने आ गई हैं जहां सीमा और सचिन मिले थे। ये काठमांडू का न्यू विनायक होटल है। होटल के मालिक का कहना है कि दोनों 7 दिन तक यहाँ रुके थे। होटल प्रबंधन में इस तरह का कोई नाम नहीं है, इसलिए कहा जा रहा है कि नाम बदल कर रुके होंगे, क्योंकि यहाँ कोई आईडी नहीं ली जाती है, रजिस्टर में सिर्फ नाम लिखा जाता है। 204 रूम में ठहरे थे, उसी में 7-8 दिन उसी में थे। हमने होटल के मालिक से संपर्क किया और हमारे कहने पर उसने हमें वो कमरा नंबर 204 दिखाया जहां दोनों ठहरे हुए थे। उसने बताया कि सचिन ने रूम बुक किया था। तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही रूम है जिसमें सीमा और सचिन जो है वो ठहरे हुए थे। इसी रूम में 204 नंबर, इसी रूम में सचिन और सीमा ने शादी की थी, सिंदूर लगाया था। ये न्यू होटल विनायक तस्वीरों में देखा जा सकता है। पहले सचिन आके रूम बुक किया तो उसके दूसरी सीमा आई थी। बताया जा रहा है कि दोनों ने होटल में खूब रील्स भी बनाई। ये सामने आया है कि दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी और फिर एक दिन अचानक पोखरा निकल गए, जहां से दोनों भारत आ गए। इस बीच पिछले 3 दिन से लगातार एटीएस ने सीमा हैदर से पूछताछ की है। कई बातें सामने आ रही हैं। मोबाइल और सिम कार्ड को लेकर भी जांच हो रही है। आज भी सीमा हैदर से पूछताछ हो सकती है। बात अगली की खबर की करते हैं, जहां पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को एशियन गेम्स में बिना ट्रायल के एंट्री पर अब बवाल खड़ा हो गया है। जी हां, दोनों पहलवानों को मिली छूट के बाद ब्रिजभूषण ने मोर्चा खोल दिया है। आप भी देखिए इस पूरी खबर को। पहलवान विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया को बिना ट्रायल के ही एशियन गेम्स में एंट्री मिलने पर ब्रिजभूषण शरण सिंह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। एडहॉक कमेटी ने जब से ये निर्णय लिया है, मैं बहुत दुखी हूं कि ये निर्णय इस देश की कुश्ती को गर्त में मिला देगा। दरअसल एडहॉक कमेटी की ओर से छूट दिए जाने के बाद दोनों पहलवान एशियन गेम्स में बिना ट्रायल के ही खेल सकेंगे। इस फैसले पर दूसरे पहलवान भी सवाल खड़े कर रहे हैं। ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कविता के जरिए अपने आलोचकों पर निशाना साधा है। बदनाम हो गए मेरे आंसू, मैं उनका हो गया कि जिनका कोई पहरेदार नहीं था। यानी ये जूनियर खिलाड़ी, ये गरीब परिवार के खिलाड़ी। एशियन गेम्स में बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट को ट्रायल में दी गई छूट के खिलाफ पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया है। हाईकोर्ट में इस छूट के खिलाफ याचिका दी गई है। एथलीट पंघाल और सुरजीत कलकल की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी।